क्लास बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझने से पहले हमें दो बातें समझनी होंगी। एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन जब डी ब्रोगली ने किया था 1924 में, तब उन्होंने ड्यूल नेचर को समझ लिया था, क्योंकि हमारे पास तीन टाइप के ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं। ऑप्टिकल फिनोमेना जिसमें इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये तीन हमारे पास ऑप्टिकल फिनोमिना हैं जो कि एक वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर को। कि भाई लाइट है ना, वो वेव नेचर शो करती है, वो इन तीन ऑप्टिकल फिनोमिना से एक्सप्लेन किया जाता है। ये ऑप्टिकल फिनोमिना 12th में ही पढ़ाए जाते हैं, 6 यूनिट के अंदर है बेटा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब रे ऑप्टिक्स में आते हैं, और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, और ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्टिकल फिनोमिना जो हमारे पास थे, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये एक लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ये कह रहा है कि भाई ये पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक बात तो कंफर्म हो गई कि कोई भी लाइट किसी सेंसिटिव मेटल सरफेस पर, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर आकर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इसका मतलब गिरने वाले फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह हमारे पास एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है बेटा, जो कि क्वांटम थ्योरी में दिया जाता है। क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दीज आर एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर। किसी भी लाइट के पार्टिकल नेचर को ये दो फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं, और इन्हीं दोनों थ्योरी का यूज़ किया था डी ब्रोगली ने, क्योंकि इन फिनोमिना से ये तो एक्सप्लेन हो गया था कि लाइट है वो कई बार सम टाइम इट बिहेव लाइक ए वेव नेचर एंड सम टाइम इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करती है एज वेल एज वेव नेचर भी शो करती है कोई भी एक लाइट। और इसी बात को डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया अपने हाइपोथेसिस में। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया 1924 में, और उन्होंने कहा कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं, मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जो मूव कर रहे हैं मैटर के अंदर, जो मटेरियल पार्टिकल है, उनका मोशन जब भी एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो एक वेव की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। या हम एक लाइन में समझें तो डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में ये कहा कि ए वेव इज एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल विच इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई भी मैटर पार्टिकल है उससे एक वेव जुड़ी होती है, और उस वेव को उन्होंने मैटर वेव नाम दिया। क्या नाम दिया? मैटर वेव। और ये मैटर वेव की जो वेवलेंथ थी, जो मैटर वेव उन्होंने एक्सप्लेन की कि द वेव इज एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल दैट इज नोन एज मैटर वेव, एंड दैट मैटर वेव हैज अ वेवलेंथ नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या कहा गया बेटा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये दो तीन बातें हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, और न्यूमेरिकल आते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा और ध्यान से बेटा। उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जैसा मैंने बताया, कब दिया गया था? 1924 के अंदर। और उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में ये कहा कि कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। दैट मीन्स द पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल also explain the wave like properties when they are in motion। ठीक है, जब वो मोशन में होंगे तब वो वेव लाइक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, और यही बात हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली ने कही। तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम मटेरियल पार्टिकल according to him material particle
पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मटेरियल पार्टिकल इन मोशन should explain wave-like property. कैसी प्रॉपर्टी बेटा? वेव लाइक प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. इट मीन्स ए वेव इज एसोसिएटेड with material particle known as matter wave. और जो वेव इन मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है उनको क्या नाम दिया गया बेटा? उसको नाम दिया गया मैटर वेव. एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ. एंड वेवलेंथ of this wave known as de Broglie wavelength. इसको नाम दिया गया बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे कैसे? बहुत आसान सी चीज है. देखो, वी नो दैट क्योंकि ये वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा है और कोई भी फोटोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है, अकॉर्डिंग वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा? ई बराबर एच न्यू. होता है नहीं होता? और मास एनर्जी रिलेशन से देखें, क्योंकि मास एनर्जी रिलेशन है वो हमारे यूनिवर्स के हर मटेरियल पार्टिकल पर लगता है. तो ये एनर्जी किसके बराबर? mc² के, दैट इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ से हमें वेवलेंथ चाहिए, एक तरफ कर लो तो क्या आ जाएगा? यहाँ से न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन में mc² हो गया. यहाँ से न्यू किसके बराबर बेटा? न्यू इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, न्यू इज इक्वल टू mc² अपॉन में h हो गया. न्यू किसके बराबर? c बाय लैम्डा. ये हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन, दैट इज mc² अपॉन में h. और एक c से एक c कट गया, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो. तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? h अपॉन में mc. mc का मतलब मैंने पढ़ाया था मोमेंटम. तो मोमेंटम किसके बराबर आ गया? h अपॉन में p. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. जो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ का रिलेशन आया है ये आपको ध्यान रखना है. लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. कभी भी आपसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको ये थ्योरी बतानी कि भाई ये थ्योरी ये कहती है, हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई एक वेव मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ी होती है और उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव. या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा वो दरअसल वेव लाइक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है और उस वेव को जो उससे जुड़ी हुई है उसको हम मैटर वेव कहते हैं और उसकी वेवलेंथ को क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ. फोटोन के रिलेशन को और मास एनर्जी रिलेशनशिप को हम यूज करके वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन ये आया. इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं. इस बात का आपको खास ध्यान रखना है. तो देखो कौन कौन से हैं वो. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये है हमारे पास, ये रिलेशन होता है. अब पी को हम क्या लिख सकते हैं? ये मोमेंटम है और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन हमने पढ़ा है. कौन सा रिलेशन? 2m_k. ये पढ़ के आए हैं हम 11th क्लास में कि मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन p बराबर √2m_k. वर्क एनर्जी पावर वाले रिलेशनशिप में. अब ये फॉर्मूला इसके बराबर भी है. अब काइनेटिक एनर्जी है, इसको पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि भाई पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज की. वर्क मतलब v इंटू में q और वर्क का मतलब यहाँ पर किससे है? काइनेटिक एनर्जी से. कोई इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है.
जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल सरफेस से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, v इंटू में q के। ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान रखना है कि पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का कोई रिलेशन हम एक्सप्लेन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ से H बराबर इसी काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू वी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2mq इंटू वी। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, मोमेंटम की। लैम्डा है वो मोमेंटम के बराबर भी है, लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी है, लैम्डा पोटेंशियल के बराबर भी है। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल आपको ये देखना है कि लैम्डा का इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला मुझे रखना है। अलावा मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था 3/2 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में, ध्यान है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह रख दूं तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, √2m k की जगह हम ये लिख दें 3/2 kBT, टेम्परेचर की फॉर्म में आ गया। अब ये वेवलेंथ 2 से 2 कट गया तो लैम्डा का नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, h अपॉन में √3m/kBT। तो ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में इस पर एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये ध्यान रखो। ये तीनों फॉर्मूले ऊपर वाले और ये चारों फॉर्मूले किसके हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले हैं, ये है मोमेंटम की फॉर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये पोटेंशियल की फॉर्म में और ये टेम्परेचर की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल आपको देखना है कि भाई पोटेंशियल वाला लगेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी वाला लगेगा, मोमेंटम वाला लगेगा या टेम्परेचर वाला लगेगा। समझ में आ गई सभी को। तो ये चार फॉर्मूले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हीं के ऊपर सारे न्यूमेरिकल आते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और हैं वो देखो, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 2mq इंटू वी। तो एक बार इस रिलेशन का यूज मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करना चाहूंगा। किसके लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रॉन के लिए, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल v। समझ में आई बात। तो अगर डेरिवेशन पूछता है तो देखो क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2m। मास किसका हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का, और v हो गया पोटेंशियल। देखो h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को छोड़कर मुझे इन तीनों की वैल्यू पता है, v की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। और रही बात पोटेंशियल की, वो मुझे नहीं पता तो उसको मैंने v ही रखा है। तो अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस सारे को सोल्व कर दो, और जो v है बेटा उसको छोड़ दो। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे v को छोड़कर तो इसका आंसर आएगा 12.27 अपॉन में √v। ध्यान दो 12.27 अपॉन में √v, और ये आंसर वेवलेंथ का किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ध्यान दो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ से एमसीक्यू भी आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या आता है, कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर 25 वोल्ट से, 16 वोल्ट से, या 49 वोल्ट से, या 64 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दें तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। द व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको हमेशा स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिलेगा जो आप यहाँ पर करोगे। समझ में आई बात। तो एक तो ये क्वेश्चन है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह वो प्रोटॉन के लिए पूछ लेता है, ये सारे के सारे थ्योरी जो बोर्ड पर हो रही है ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। तो प्रोटॉन के लिए जब हम बात करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू, बस आपको मास और चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन का रखना होगा, h की वैल्यू तो फिक्स है ही। तो जब एज इट इज आप करोगे h की जगह क्या लिख दो बेटा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू पोटेंशियल v।
ये बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको मास और चार्ज प्रोटॉन के रखने होंगे। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें भी अगर v को छोड़ दें और बाकी सारे को सोल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.53 अपॉन में √v, और ये भी आंसर किसमें बेटा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोटॉन के लिए है। तो प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.53 अपॉन में √v, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 12.27 डिवाइडेड बाय 12.27 इंटू डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आपको ये आंसर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू, ये रिलेशन ही एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, 1 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चन। तो आपको इन पर खास आपको ध्यान होना चाहिए, और बेटा ये याद होने चाहिए फॉर्मूले। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और देखो बोर्ड में आया हुआ है, और इसने कहा है कि भाई वेवलेंथ बताओ जब इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा हो। व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेट बाय 100 वोल्ट। तो बहुत आसान सा है, अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया 12.27 अपॉन में √v, और ये किसमें है बेटा 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। ये होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी होती है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 पॉइंट, इसमें पोटेंशियल कितना दे रखा है उसने 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो बस v की जगह 100 रख दो। 100 रखते ही ये क्या आ जाएगा 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, और ये आंसर आ गया कितना 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस गिवन क्वेश्चन में हमें दे रखा है, गिवन क्या है देखो, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, और इसी तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये तीनों जो मैंने ये अगला न्यूमेरिकल चूज किया है ये भी बोर्ड में आया हुआ है, और एनसीईआरटी में इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हम अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। देखो इसने दिया हुआ क्या है, जैसा मैंने बताया जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। आपको फॉर्मूले पता है, 4 फॉर्मूले मैंने जो बताए हैं तुम्हें वेवलेंथ के, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा h अपॉन में √2m k, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2m/q इंटू v, ठीक है, और एक वो टेम्परेचर वाला। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है हमें कि भाई कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कितना गुना है 3 गुना। तो भाई पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 गुना है, ठीक है भाई। वेलोसिटी को थोड़ा इस तरह से दिखा देते हैं अपन, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 गुना है, और वेवलेंथ का रेशो इसमें दे रखा है। ये कह रहा है पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशो हमें दे रखा है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴ ये उसने दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताओ अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 हो तो पार्टिकल का मास बताओ कितना होगा। हमें पार्टिकल का मास निकालना है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, तो इनमें से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरे पास मास आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, ना तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला लगेगा ना पोटेंशियल वाला, पहला फॉर्मूला लगेगा। तो भाई पार्टिकल की जब हम वेवलेंथ लिखेंगे तो भाई मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ पार्टिकल अपॉन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो h अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकता हूँ। ये किसके लिए है, फॉर पार्टिकल, और ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। हो गया भाई। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा पी अपॉन में लैम्डा ई डिवाइडेड बाय, इन दोनों को डिवाइड करोगे h से h कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ऊपर क्या चला जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। हो गए। मुझे ये चीज निकालनी है, मास ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल निकालना है, मास ऑफ पार्टिकल।
कोई पार्टिकल लिया था उसने उसने कहा है कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के 3 गुना है और उनकी वेवलेंथ का रेशो, पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशो 1.813 इंटू 10⁻⁴ है। तो कह रहा है कि बताओ पार्टिकल का मास कितना होगा अगर इलेक्ट्रॉन का मास 9 पॉइंट, ये अगर दिया हुआ नहीं भी है तो भी आपको याद होना चाहिए लैम्डा पी अपॉन में लैम्डा ई। मैंने पहले ही एक टेबल लिखवाई थी आपको, जो मैंने कहा था कॉपी के फर्स्ट में आप लिख लें, जिसमें सभी पार्टिकल के मास चार्ज आपको लिखवाए गए थे। तो वेवलेंथ लैम्डा पी और लैम्डा ई, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। इन दोनों का रेशो तो हमें दे ही रखा है और हमें यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम पी की वैल्यू निकाल लो, एम पी को एक तरफ कर दो बाकी सबको एक तरफ कर दो। और हम जानते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 गुना है, तो इस वीपी की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ वीई, वी से वी कट जाएगा तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम पी डिवाइडेड बाय एम ई मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा ई अपॉन में लैम्डा पी और ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा अपने पास। ये रिलेशन आ जाएगा जब मैं यहाँ से एम पी निकालूंगा, एम पी को एक तरफ कर लो, वी पी की जगह 3 वी ई लिख दो, वी से वी कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो एम ई बाय 3 तो ये लिख दिया और लैम्डा पी और लैम्डा ई को इधर ले आएंगे तो ये फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इस सारे की वैल्यू हमने दी हुई है, फॉर्मूले में पुट कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 3, और इन दोनों का देखो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई का रेशो ये है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁴। इसको आपने सॉल्व करना है बेटा, ये सॉल्व कर लेना, इसका मास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, बोर्ड में 2 से 3 बार आया हुआ है और भी ज़्यादा बार आया हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको एक वेरिएशन दिया गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में, और ये पूछा गया है कि भाई ए और बी, ये जो हमें 2 कर्व दे रखे हैं, इसमें से किसका मास ज़्यादा होगा या किसका मास कम होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इस न्यूमेरिकल के अंदर इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में, लैम्डा और 1/√v के बीच में। तो मास के रिलेशनशिप के साथ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे या इसका स्लोप कैसे निकालोगे। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूँ तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो जरा, स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप हमें पता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन देगा लैम्डा और बेस कौन देगा 1/√v। कोई भी एक कर्व ले लो, ए ले लो, बी ले लो, उसके लिए अगर मैं वहां से देखूं तो भाई टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस के अलोंग कौन है वेवलेंथ, और एक्स एक्सिस के अलोंग कौन है 1/√v। तो बेसिक सी बात है कि लैम्डा अपॉन में 1/√v यही बनेगा इसका स्लोप यही होना चाहिए। किसी भी कर्व का ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो यही बनेगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है जो लैम्डा और √v के बीच में बनता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, h अपॉन में √2m⁴ इंटू वी। ध्यान है ना ये फॉर्मूला। तो मुझे ये फॉर्मेट लेके आना है, तो उससे स्लोप आ जाएगा, और स्लोप जिसका हाई होगा उससे हम बता सकते हैं भाई स्लोप का मास के साथ जो रिलेशनशिप आएगा उससे मैं बता दूंगा कि भाई किसका मास ज़्यादा है और किसका मास कम है। तो देखो ज़रा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2m³ इंटू 1/√v ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको इधर ले आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1/√v हो गया बेटा। भाई इसको डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। या आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, लैम्डा √v इज इक्वल टू h अपॉन में √2m³, ऐसा लिख दूं। तो यहाँ से इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1/√v। बात तो एक ही है ना भाई, लैम्डा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना मेरे पास रिलेशनशिप। अगर मैं इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं क्योंकि यही चीज़ हमें क्या दे रही है, स्लोप दे रही है, विच इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा h अपॉन में √2m³। तो ये चीज़ क्या बन गई, स्लोप।
और स्लोप है वो यहाँ पर ये बन गया स्लोप, और स्लोप है वो मास के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अंडर रूट एम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात तो कंफर्म है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास कम। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट पार्टिकल ऑफ द हैवियर मास, मास जिसका हैवी होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम। मास और स्लोप यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो स्लोप है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कह रहा है किसका मास सबसे ज्यादा हैवी होगा, जिसका मास हैवी होगा उसका स्लोप कम होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए, क्योंकि ए का ही स्लोप क्या है, कम, क्योंकि जिसका स्लोप कम उसका मास ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, होगी लेसर द स्लोप हैवियर द मास, जिसका स्लोप लेस होगा उसका मास क्या होगा बेटा, हैवी, जिसका स्लोप लेस उसका मास हैवी, क्योंकि ग्राफ से ये इस ग्राफ का जो स्लोप हमारे पास आया है वो आया है ये, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए, इसका आंसर, ठीक है। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो ये आप सभी अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में बेटा कई बार पूछे जाते हैं, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है।